तो ड्यून सागा के फ्यूचर में क्या होने वाला है, चलिए इस बिल्कुल ही नई और रोमांचक दुनिया में चलते हैं। ड्यून पार्ट 3 की पहली फुटेज पर जो रिएक्शंस आए वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। मतलब किसने सोचा था कि इसकी तुलना अब तक की सबसे ब्रूटल वॉर फिल्मों में से एक से की जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिनेमाकॉन में कुछ लकी लोगों को इस आखिरी चैप्टर की शुरुआत देखने को मिली, और यकीन मानिए ये पूरी फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा देखा क्या? क्या था उन शुरुआती सीन्स में जिसने लोगों को इतना चौंका दिया? देखिए, इस बार अराकिस के वो शांत मेडिटेटिव शॉट्स नहीं है। नहीं, फिल्म पहले फ्रेम से ही आपको सीधा जंग के बीचों बीच फेंक देती है। तो होता क्या है, एक बहुत बड़ा फ्लीट एक तूफानी अजीब से आसमान से नीचे उतरता है, और वहां है फ्रीमैन सोल्जर्स जो अपनी जिंदगी में पहली बार बारिश देख रहे हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन पे एक बारिश से भीगे हुए प्लैनेट पर हमला हो जाता है। ये पूरा सीन वॉर इज हेल वाली फील देता है, एकदम हैंड हेल्ड कैमरे से शूट किया हुआ। मतलब सोचिए, रेगिस्तान के ये योद्धा एक बिल्कुल अनजान गीले माहौल में लड़ रहे हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। तो इस तबाही और जंग के पीछे आखिर है कौन? चलिए अब उस शख्स की तरफ बढ़ते हैं जिसने ये सब शुरू किया है। कहानी में एक बड़ा जंप आता है, पूरे 17 साल का, ड्यून पार्ट 2 के बाद। और अब हम पॉल अट्रेडिस को देखते हैं पादीशाह एम्परर के तौर पर। और वो अब वो इंसान नहीं रहा जिसे हम जानते थे। वो अपने सबसे बुरे सपने को जी रहा है। मतलब वो बिल्कुल वही बन चुका है जिससे वो हमेशा डरता था। वो एक ऐसे गैलेक्सी वाइड जिहाद के सेंटर में है जो अब उसके कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। और उसकी ताकत की कीमत क्या है, ये डंकन इडाहो का ये कोट बिल्कुल साफ कर देता है। उसका अपना दोस्त जिसे दोबारा जिंदा किया गया है, वो उसे कह रहा है कि तुम एक ऐसे जालिम बन चुके हो जिसका सुधरना नामुमकिन है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, फिल्म पॉल को इतने डार्क, इतने वायलेंट रास्ते पर क्यों ले जा रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? और इसका जवाब सिर्फ फ्रैंक हर्बर्ट की किताबों में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है जापानीज एनिमेशन की एक क्लासिक फिल्म में। ये फिल्म है अकीरा, 1988 की एक आइकॉनिक साइबरपंक एनिमे। इसमें एक युवा बाइकर तेत्सुओ की कहानी है जिसे जबरदस्त साइकिक पावर्स मिलती हैं और वो उन पावर्स से करप्ट हो जाता है। डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव इस फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं और इसका असर हमें ड्यून में साफ साफ देखने को मिलता है। विलेन्यू ने खुद ये माना है। उन्होंने कहा, जब मैं स्टोरी बोर्ड बना रहा था तो मुझे एहसास हुआ, ओके, मैं तो अकीरा ही बना रहा हूँ। मतलब ये असर उनके सबकॉन्शियस में था जब वो पॉल के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है एंटी हीरो की ये पैरेलल जर्नी। एक तरफ पॉल एट्रेडिस जिसे लोग मसीहा मानते हैं, दूसरी तरफ तेत्सुओ जिसे लोग एक सेवियर समझ बैठते हैं। दोनों को साइकिक पावर्स मिलती हैं और दोनों ही उस पावर के बोझ तले दबकर तबाही के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये एक ट्रैजिक फॉल है, एक दुखद पतन। और इसी कनेक्शन की वजह से अब कई लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या होता अगर पूरी ड्यून की दुनिया को ही एक एनिमे के तरह बनाया जाता, वो कैसा दिखता? और सच कहूं तो ये एक परफेक्ट मैच है। जरा सोचिए, बैरन हार्कोनेन, वो विशाल हवा में तैरता हुआ विलेन, या फिर सरदोकर के वो कमाल के साइफाई सूट्स और हथियार, स्पाइस हार्वेस्टर्स और ऑर्निथॉप्टर्स के बोल्ड डिजाइन्स, और वो विशाल सैंडवर्म्स जिन्हें एनिमेशन में और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि पॉल की मसीहा वाली पूरी जर्नी, ये सब एनिमे के लिए ही बना है। तो ये जो टोन में बदलाव है और ये जो अकीरा से मिली प्रेरणा है, ये हमें इस आखिरी फिल्म को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। अब पॉल की कहानी किस्मत या डेस्टिनी के बारे में नहीं रही। ये कहानी है तबाही की, नुकसान की। यही ड्यून पार्ट 3 का असली थीम है। हम हीरो की जर्नी से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम देख रहे हैं एक भविष्यवाणी के भयानक नतीजे। पॉल की कहानी करप्शन और उसके नतीजों की कहानी है, और अकीरा का कनेक्शन सामने आने के बाद ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है। इस कहानी को बताने के लिए, एब्सोल्यूट पावर के साइकोलॉजिकल हॉरर को दिखाने के लिए कौन सा मीडियम बेहतर है, एनिमेशन या फिर लाइव एक्शन?